सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 12th का फिजिक्स की जो यूनिट फर्स्ट से लगाकर यूनिट 9 तक एमपी बोर्ड की जो क्वेश्चन बुकलेट डाली गई है पोर्टल पर, उन सभी ऑब्जेक्टिव का हम सॉल्यूशन देखेंगे। एक एक यूनिट का हम सभी एक एक करके साथ यूनिट का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो एमपी बोर्ड के साथ साथ एनसीईआरटी के लिए भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो जो बच्चे सीबीएसई की तैयारी करें वो भी ये ऑब्जेक्टिव की अच्छी तरह से तैयारी करें, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यूनिट वाइज इसमें लोड किए गए हैं। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि फिजिक्स से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो हमारी अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास फिजिक्स का पहली यूनिट का क्वेश्चन यूनिट है हमारे पास। इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो विद्युत जो फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू होता है 1/ε0 इंटू क्यू होता है। ये गॉस की प्रमेय होती है। उस गॉस की प्रमेय से कथन से हमने फाई बराबर लिखा 1/ε0 इंटू क्यू। फाई कहलाता है विद्युत फ्लक्स, क्यू आवेश कहलाता है। अब इसमें ये दे रखा है कि एकांक धन आवेश, यानी आवेश का मान 1 कर देंगे हम, इसको यूनिट मान लेंगे। तो फाई का मान कितना आ जाएगा? तो फाई बराबर हो जाएगा 1/ε0। तो 1/ε0 आंसर इसका सही हो जाएगा। ये आंसर सही होगा। ε0 का मात्रक होता है, तो ε0 का मात्रक हमने पढ़ रखा है c² बटे nm का स्क्वायर होता है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो सूत्र होता है E = F/q होता है। इससे इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। F मतलब फोर्स, बल, बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश मतलब कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन/कूलाम, न्यूटन/कूलाम। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होती है। ये क्वांटीकरण का सिद्धांत होता है। इसके अनुसार अपन फाई इक्वल हमारे पास Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, यहाँ से यहाँ Q का मान दे रखा है 1 रख देना, और E का मान अपने पता है, E का मान होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। तो यहाँ से N का मान निकाल लेना और Q की जगह 1 रख देना, Q की जगह 1। तो इसको हम सॉल्व करते तो N का जो मान आता है 6.25 × 10⁻18 आता है। बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवेश का वेवी सूत्र, आवेश का जो फार्मूला होता है Q इक्वल टू होता है IT। ये आवेश का सूत्र होता है Q इक्वल टू IT। I मतलब एम्पियर, करंट है A, और T मतलब टाइम। तो आवेश का जो वेवी सूत्र हो जाएगा AT होगा, AT होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास पहले यूनिट के जो क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व करा। अध्याय 2, इसमें ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, स्थिर विद्युत और विभव धारिता। तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है, पता है अपने को। एक मात्रक और भी ध्यान रखना, विभव का फार्मूला होता है V = W/Q। W से जूल, कार्य का जूल होता है, और आवेश का कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम भी होता है, इसका मात्रक ध्यान रखना। इसी को हम वोल्ट कहते हैं। पृथ्वी का विभव 0 होता है, क्योंकि चाहे जितने आवेश दो पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका आवेश या विभव के मानों के परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको हम 0 मानते हैं। गोली चालक की धारिता का सूत्र ये होता है C = 4πε0r होता है। गोली चालक की धारिता का फार्मूला होता है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भर देते हैं, तो धारिता का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये सूत्र होता है K/ε0/d। यदि K का मान बढ़ा देंगे तो धारिता भी बढ़ जाएगी, तो धारिता जो होती है वो बढ़ती है। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश संधारित्र समान होगा। देखो, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है या धारा समान होती है, ध्यान रखना। तो यदि संधारित्र दिया हो तो आवेश समान, और यदि समांतर क्रम का पूछते तो विभव समान होता है। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। श्रेणी क्रम में आवेश समान जब संधारित्र दिया हो, और यदि प्रतिरोध दिया हो तो धारा समान, और समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। इस बात को नोट कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। समांतर क्रम में वोल्टेज
विभो वोल्टेज सेम होता है। तो ये सीरीज में चार्ज सेम होगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। यूनिट सेकंड, पहला क्वेश्चन, किसी चालक में विद्युत का प्रवाह किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से होता है। इसको ध्यान रखना है कि किसी भी चालक में जो धारा प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से प्रवाहित होती है। अति चालक की पदार्थ की चालकता, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अति चालक मतलब जिसकी चालकता बहुत अधिक हो, बहुत अधिक में भी कितनी, इंफिनिटी, उस पदार्थ को हम अति चालक कहते हैं। अति चालक की चालकता अनंत होती है। प्रतिरोध यदि पूछा जाए आर का मान तो वो 0 होता है, ये चीज ध्यान रखना दोनों। और चालकता अनंत होती है। दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि यदि श्रेणी क्रम होगा और प्रतिरोध होगा तो इसमें धारा का मान समान होता है, धारा सेम होती है। श्रेणी क्रम में सीरीज में धारा सेम होगी। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखो ये नया प्रतिरोध निकालना तो R = N² R होता है। ये नया प्रतिरोध का फार्मूला होता है। जब भी तार को खींचेंगे तो उसका जो प्रतिरोध 2 गुना करा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना, तो ये हमारे पास में 4 गुना हो जाएगा। जब भी कोई नया प्रतिरोध निकालना हो, लंबाई को यदि दुगनी कर दी, 3 गुनी कर दी, तो ये फार्मूला होता है N² R। N का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो प्रतिरोध 4 गुना। यदि ये प्रश्न 3 गुना आता तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता। तो ये ध्यान रखना इस फार्मूले को। ओमी प्रतिरोध है, ओमी प्रतिरोध मतलब जो ओम के नियम का पालन करता है। और ओम के नियम का पालन कौन करता है, जितनी भी धातु होती है वो सब ओम के नियम का पालन करती है। तो संधि डायोड या डायोड ट्रांजिस्टर तांबे का तार धातु होती है, बाकी कोई धातु नहीं होती है। ये सब क्या होता है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक होती है। तो ओम्स लॉ किसमें लागू होता है, कॉपर के वायर में। विद्युत धारा का मात्रक हमने पढ़ा था एम्पियर होता है। विभव प्रवणता का फार्मूला होता है विभव प्रवणता dV/dx होता है। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, रो = dV/dx। तो dV मतलब वोल्टेज अपॉन dx मतलब दूरी का मीटर। तो इसका विभव प्रवणता का मात्रक क्या आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर होगा मात्रक। विभव मापी संतुलन की स्थिति में जो हमारे पास में जो धारा आएगी, हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है कि विभव मापी की संतुलन की स्थिति में प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध अनंत होता है, ध्यान रखना। विभव मापी की संतुलन की स्थिति में प्रतिरोध का मान कितना होता है, अनंत होता है, इंफिनिटी होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित होता है, आवेश संरक्षण। दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ये दोनों याद रखना, पहला आवेश, दूसरा ऊर्जा संरक्षण। मीटर सेतु का सिद्धांत व्हीटस्टोन पर आधारित होता है, व्हीटस्टोन सेतु पर। देखो व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित जो होता है, मीटर सेतु भी होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी होता है और कैरी फॉस्टर ब्रिज भी होता है। 3 ऑपरेटर्स है हमारे पास, मीटर सेतु और पोस्ट ऑफिस बॉक्स और कैरी फॉस्टर ब्रिज। इन तीनों का सिद्धांत जो प्रिंसिपल होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही आधारित होता है। विद्युत धारा राशि होती है, विद्युत धारा अदिश राशि होती है, ध्यान रखना, स्केलर अदिश स्केलर क्वांटिटी होती है करंट। विद्युत धारा घनत्व ये करंट डेंसिटी ये सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश। नेक्स्ट हमारे पास में इधर आता है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश हमेशा ध्यान रखना दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि स्थिर आवेश है तो केवल विद्युत क्षेत्र है, इस चीज को ध्यान रखना। यदि स्थिर आवेश होगा क्या होगा, केवल विद्युत क्षेत्र, और यदि गतिमान होगा तो दोनों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। फिर निर्वात में दो समांतर धारा चालक एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके बीच में क्या कौन सा बल लगेगा, ये अपने को बताना। यदि दोनों चालक में एक ही दिशा में धारा यदि प्रवाहित हो रही है समांतर, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल लगा है। और यदि विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, वो रिपल करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये रिपल करते हैं। यदि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता तो एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता, पैरेलल समांतर प्रवेश करता, तो उसका पाथ कैसा होगा। यदि समांतर जा रहा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका पाथ कैसा होगा, हमेशा लीनियर ही होगा, सरल रेखीय पथ होगा, ध्यान रखना।
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल लागू है टाउ। टाउ का फार्मूला होता है NIAB, या यदि आप NIAB एक राज भी लगा सकते हैं, डॉट हटा के उसमें NIAB, ये सब फार्मूला है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल लागू अधिकतम होता है जबकि चुंबकीय क्षेत्र और लूप का तल दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, तब मैक्सिमम होगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? उसको हम लॉरेंट बल कहते हैं। लॉरेंट बल, लॉरेंट फोर्स, ध्यान रखना, इसको हम लॉरेंट फोर्स कहते हैं। लॉरेंट बल का फार्मूला पूछने का सूत्र पर QVB sin थीटा, लॉरेंट बल का सूत्र होता है QVB sin थीटा होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक मतलब इंफिनिटी, या इंफिनिटी आ जाएगा अनंत। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, अल्प, अल्प में कितना? 0, 0। किसी पदार्थ की चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने की जो सामर्थ्य होती है को कहते हैं, इसको हम चुंबकनशीलता कहते हैं। चुंबकनशीलता, परमिबिलिटी, इसको हम परमिबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो है इसमें जोड़ी दे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है टेस्ला होता है, टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकनशीलता का जो मात्रक होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और ऐंठन दृढ़ता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन एम्पियर पर रेडियन। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, टेस्ला, चुंबकीय आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर, परमेबिलिटी का मात्रक, चुंबकनशीलता मात्रक टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और ऐंठन दृढ़ता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर पर रेडियन। तो इस तरह से ये हमारे पास जोड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में है 6 अध्याय है, इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित हमारे पास में जो विद्युत वाहक बल इनमें से स्वतंत्र होता है। तो विद्युत वाहक बल का सूत्र हमने पढ़ा था, E = प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस d∅/dt। यदि फेरों की संख्या n होते हैं d∅/dt होता है। अब इसमें देखो फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा, d∅ फ्लक्स में परिवर्तन है, टाइम समय भी आ रहा, समय भी आ रहा, फेरों की संख्या भी आ रही, ये तीनों चीजें आ रही, ये नहीं आ रहा, ये इससे स्वतंत्र होता है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। कुंडली का रेजिस्टेंस जो भी होगा, कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, वेबर। भंवर धारा का उपयोग किया जाता है धारा मापी, रुद्धोधकरण इसमें भी करते हैं, चाल मापी में भी करते हैं, विद्युत ब्रेक में भी करते हैं, सभी में करते हैं, उपरोक्त सभी। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित होता है, ध्यान रखना। एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर देते हैं, तो उसका स्वप्रेरक, देखो स्वप्रेरक हमेशा होता है n स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो यदि n का मान डबल कर देंगे तो उसका स्क्वायर रूट में बढ़ जाएगा, प्रेरकत्व 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय युक्तियों में के प्रभाव को कम करने के लिए क्रोध पट्टित किया जाता है। भंवर धारा को कम करने के लिए, भंवर धारा या भंवर धारा आ जाएगी, भंवर धारा को कम करने के लिए क्रोध कैसे किए जाते हैं? पट्टित किए जाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर अभी हमने लिखा था E = d∅/dt या माइनस d∅/dt। प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये इसको लिखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल की अनुक्रमानुपाती होती है। ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल। स्वप्रेरक किसी कुंडली के जड़त्व की माप है, इनर्शिया की माप होता है, ध्यान रखना, जड़त्व, इनर्शिया। स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली की जड़त्व की माप होता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये जो होता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है इसका सिद्धांत। क्या लिखेंगे इसमें? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है इसका सिद्धांत। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे इसका प्रिंसिपल आधारित होता है। ये एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है, केवल एसी को ध्यान रखना, डीसी को ब्लॉक कर लेता, रोक लेता है। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा तीनों के मात्रक ओम होते हैं। भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, विभव को बढ़ा देता है वोल्टेज को। एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच मध्य कलांतर, इसमें ध्यान रखना कलांतर जो होता है प्लस माइनस π/2 का होता है। वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर प्लस माइनस π/2 का होता है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान I0 और आभासी मान IRMS के बीच संबंध होता है। तो इसका जो फार्मूला अपने को ध्यान रखना है कि IRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर VI0/√2 होता है। ये दोनों के बीच रिलेशन होता है कि IRMS इक्वल टू होता है I0/√2 होता है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, यदि मान लो कि एक पूरा सर्कल है, हम ये पूरा एक चक्र है तो ये प्लस चक्र होता है, ये माइनस चक्र होता है। यदि इसका टोटल लगाए तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 0 होता है, 0 होता है, ध्यान रखना। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होती है, कम होती है कि अधिक होती है? तो ऊंचाई में क्या होता है? ऊंचाई में क्या होता है कि प्राथमिक में ज्यादा होती है, इसमें ज्यादा होती है, और अपचाई में कम होती है। ये अपचाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई में क्या होगा? प्राथमिक में कम, ये प्राथमिक में कम होता है, प्राथमिक में कम, पी में कम और एस में ज्यादा होता है, अधिक। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर वही वाला पूछा गया क्वेश्चन हमारे पास में। प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की तुलना में कम होती है, कम। और यदि अपचाई पूछते स्टेप डाउन वाला, ये ऊंचाई है स्टेप अप, स्टेप अप में क्या होता है? पहली में कम और दूसरी में ज्यादा होती है, और इसका उल्टा स्टेप डाउन में पहली में ज्यादा करना है और दूसरी में कम करना है। तो इस तरह से हमारे पास 7 यूनिट है। 8वीं यूनिट में हमारे पास दे रखा, अगली यूनिट में 5वीं यूनिट में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा की होती है, गामा, एक्सरे, यूवी, फिर विजिबल दृश्य, फिर हमारे पास में आता है इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग, और फिर रेडियो तरंग। ये हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है। तो सबसे पहले कौन सी तरंग आ रही है इसमें? गामा किरण आ रही है। तो गामा की तरंग दैर्घ्य सबसे कम, ये गामा है, सबसे कम गामा की होती है, ध्यान रखना। विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र में संबंध वाला समीकरण होता है। तो E इक्वल टू होता है E इक्वल टू B/C, E इक्वल टू होता है B/C, E इक्वल टू होता है B/C, ये फार्मूला होता है। ओजोन मंडल अवशोषित करती है, पता ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत वेक्टर x दिशा में, चुंबकीय वेक्टर y दिशा में, तो संचरण की दिशा होगी, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, z दिशा में जाएगी, z दिशा होगी। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है 10⁻⁻⁶ मीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति किसकी होती है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग, सबसे ज्यादा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इसकी होती है गामा की। तरंग दैर्घ्य सबसे कम लेकिन आवृत्ति सबसे अधिक होगी गामा की। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, ये आवृत्ति सबसे अधिक इसकी और कम इसकी, तरंग दैर्घ्य कम इसकी और इसकी अधिक होगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी हमारे पास में? कौन सी तरंग की होना चाहिए? गामा की, गामा। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। पराबैंगनी लैंपों के बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना, क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं पराबैंगनी लैंप। जीवाणुनाशक के रूप में जो किलर होते हैं उसको मारने के लिए क्या करते हैं? अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं, पराबैंगनी किरणों का उपयोग। इसमें
सूक्ष्म तरंगों की जो तरंगेरी होती है हमारे पास में वो कितनी होती है, 0.1 मीटर से 1 किलोमीटर के लगभग इसकी वेवलेंथ होती है। ध्यान रखना, 0.1 मीटर से 1 किलोमीटर के लगभग इसकी वेवलेंथ होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में है ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को विवर्तन कहते हैं, डिफ्रेक्शन, इसको हम विवर्तन कहते हैं। ध्यान रखना, ज्यामितीय छाया में प्रकाश का जो विवर्तन मुड़ जाता है उसको विवर्तन कहते हैं, विवर्तन, डिफ्रेक्शन, विवर्तन। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म में रंगीन दिखाई देने का कारण व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। कलरफुल जो दिखाई देता है वो व्यतिकरण के कारण होता है। तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करने वाले बिंदु के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र, वेव फ्रंट, इसको हम तरंगाग्र बोलते हैं। समान कला में जो दोलन करते हैं उसको तरंगाग्र कहते हैं। बिंदु स्रोत के कारण से उत्पन्न तरंगाग्र गोलाकार होता है। ध्यान रखना, गोलाकार। यदि स्रोत सीमित दूरी पे है तो, यदि स्रोत अनंत पे हो तो वो प्लेन भी हो सकता है। तो अभी हमारे पास में इसमें स्रोत का कुछ भी नहीं दिया तो गोलाकार लिखना है। तरंग स्रोत के प्रेक्षक दूर जाने के कारण से तरंगेरी में वृद्धि को डापलर प्रभाव कहते हैं। ये डापलर प्रभाव होता है, डापलर प्रभाव, डापलर इफेक्ट। इसमें वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, इसको हम डापलर प्रभाव के नाम से जानते हैं। 7 यूनिट में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन, कार्यफलन, इसकी डेफिनेशन होती है कार्यफलन की, वर्क फंक्शन की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये फार्मूला ये चेंज करने का याद रखना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। किसी फोटॉन से संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य बताइए तो लैम्ब्डा इक्वल टू होता है h/p। ये डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का इक्वेशन होती है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हमने पढ़ा था, h न्यू माइनस न्यू जीरो इक्वल टू हाफ mv² और ये मैक्सिमम। ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है, इसको ध्यान रखना अपने को। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, सॉरी इसके पहले वाला देखो, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीव्रता, इंटेंसिटी, हम पढ़ चुके हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, यदि हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। तीव्रता किस पर निर्भर करती है, संख्या पर निर्भर करती है। तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि तीव्रता बढ़ाएंगे तो संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनों की तो धारा का मान भी बढ़ता है। यानी तीव्रता बढ़ाने पर धारा का क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ती है, ध्यान रखना। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो संख्या नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखना। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर संख्या नहीं बढ़ती है तो विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आवृत्ति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की होती है, आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। आवृत्ति बढ़ाते तो गतिज ऊर्जा बढ़ती, आवृत्ति बढ़ाने पर संख्या नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखना। संख्या नहीं बढ़ेगी तो तीव्रता भी नहीं बढ़ेगी, ये चीज ध्यान रखना, यानी धारा भी नहीं बढ़ेगी। फोटॉन किसे कहते हैं, तो ऊर्जा के जो छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, ऊर्जा के जो छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स को, छोटे छोटे बंडलों को या पैकेट्स को फोटॉन कहते हैं, बंडल को फोटॉन कहते हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल को फोटॉन कहते हैं। और एक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू के बराबर होती है, ये भी मालूम होना चाहिए। प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं, यानी जो प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित कर देता है उसको हम प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। प्रकाश को विद्युत में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति, परिवर्तित करने वाली डिवाइस वाली युक्ति क्या कहलाएगी, फोटो
प्रकाश विद्युत सेल कहलाती है। तो प्रकाश विद्युत सेल किसको कहेंगे? जो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, उसको हम प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। प्लांक नियतांक का मात्रक और विमा लिखिए। तो प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है वो प्रति मीटर होता है, ध्यान रखना, प्रति मीटर होता है प्लांक नियतांक का मात्रक। और इसका विमी सूत्र यदि अपन लिखे तो विमी सूत्र कैसे निकालेंगे? तो E इक्वल टू होता है h न्यू। ये h न्यू ऊर्जा का सूत्र होता है, E इक्वल टू h न्यू। ऊर्जा का अपने को पता है, ऊर्जा यानी एनर्जी, इसका फार्मूला होता है वर्क का ml स्क्वायर t माइनस 2। ऊर्जा जब भी आए तो कार्य की विमा लिखना है, डायमेंशन कार्य की आएगी। h प्लांक नियतांक, इसकी विमा अपने को निकालना है। और न्यू क्या होता है? न्यू जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी की विमा होती है टी की पावर -1, टी की पावर -1। तो ये टी की पावर -1 को नीचे ले जाएंगे यहाँ पर, तो एच की विमा अपने पास डायमेंशन आ जाएगी m l स्क्वायर t माइनस 2 और टी की पावर -1 नीचे आ जाएगी। तो ये -1 और ये +1 -2, तो ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी इसकी डायमेंशन? -m l स्क्वायर t -1। तो ये जो डायमेंशन आई है m l स्क्वायर t -1, ये इसकी प्लांक नियतांक की या प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन होती है, जो कि कोणीय संवेग की विमा के बराबर होती है। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक नियतांक दोनों की विमा एक ही होती है, ये चीज नोट कर लेना। फिर प्लांक नियतांक, इसका मात्रक जूल सेकंड होता है, ध्यान रखना। डेली आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है। कार्यफलन एनर्जी होती है, जूल होता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य होती है, लंबाई होती है, मीटर होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास में सारे इसके जोड़ी भी हो जाएगी। तो फोटान किसको कहेंगे? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल को फोटान कहते हैं। और फोटान प्रकाश विद्युत सेल किसको कहेंगे? जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। प्लांक नियतांक का मात्रक प्रति मीटर होगा और इसकी विमा ml स्क्वायर t -1 होगी। और ये जोड़ी अपन मिला सकते हैं, प्लांक नियतांक कांस्टेंट जूल सेकंड, डेली आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, कार्यफलन ऊर्जा और डी ब्रोगली मीटर। इस तरह से हमारे पास में है। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या a0 है, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो त्रिज्या का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, n स्क्वायर इंटू a0 होता है। ये हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या का फार्मूला होता है, सूत्र होता है कि r इक्वल टू होता है n स्क्वायर a0। a0 पहली कक्षा की त्रिज्या है, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो n की जगह 2 रख दो, r इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ध्यान रखना, 4a0 हो जाएगा। तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या 4a0 हो जाएगी। रीडबर्ग नियतांक का सूत्र, रीडबर्ग नियतांक का जो सूत्र होता है r का, मैंने यहाँ लिख रखा है r इक्वल टू m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 ch की पावर 3। रीडबर्ग नियतांकों को r से प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला होता है m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर c h की पावर 3। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, एप्सिलॉन 0 विद्युतशीलता, c प्रकाश का वेग और h प्लांक का नियतांक होता है। और r को हम रीडबर्ग नियतांक कहते हैं। तो सूत्र हो गया ये, इसका मात्रक होता है प्रति मीटर। रीडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है प्रति मीटर, ध्यान रखना। एक परमाणु की नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, ध्यान रखना। और यदि परमाणु की पूछे तो 10⁻⁻10 मीटर होती है, 10⁻10 मीटर। नाभिक की -15 मीटर और यदि परमाणु की पूछे तो -10 मीटर। हाइड्रोजन परमाणु की स्तंभ रेखा का नाम बताइए, पूर्णतः दृश्य में आती है। तो इसमें दृश्य में कौन सी श्रेणी आती है? वामन दृश्य भाग में पड़ती है। परमाणु की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? परमाणु की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम जे थॉमसन ने किया था। थॉमसन परमाणु स्ट्रक्चर। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां बताइए। तो कमी क्या थी? पहली कमी यह थी कि नाभिक के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा। नाभिक के स्थायित्व को समझाने में क्या रहा? ये असफल रहा। ये पहली इसकी कमी थी रदरफोर्ड के प्रयोग की, ये चीज ध्यान रखना अपने को। और दूसरी कमी ये थी कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो कुछ ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, और उस ऊर्जा उत्सर्जित के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और नाभिक में गिर जाता है, जिससे परमाणु अस्थायी हो जाता है।
यानी ये कमियां थी, ये दो कमियां थी। पहला, नाभिक के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, और उस ऊर्जा उत्सर्जन में उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाएगी और वो नाभिक के अंदर गिर जाएगी, यानी परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, जो कि गलत है। फिर हमने अगले परमाणु न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, तो ऊर्जा का फार्मूला हमने पढ़ा था, En इक्वल टू -13.6/n² होती है। यदि पहली कक्षा की पूछे न्यूनतम मतलब पहली कक्षा की, तो n का मान 1 रख देना, n का मान 1 रखेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी इसकी ऊर्जा। कौन से मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेश का गोला होता है, ये जे थॉम्सन जो पहला मॉडल था, इसके अनुसार जो होता है परमाणु जो होता है वो धनावेश का गोला माना गया है। इलेक्ट्रॉन के रैखिक संवेग, इलेक्ट्रॉन का जो रैखिक संवेग होता है NH/2π होता है, ये कोणीय संवेग होना चाहिए, रैखिक संवेग दे दिया है, कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है, NH/2π, ये NH/2π। परमाणु उदासीन होता है, पता अपने को। रिडबर्ग नियतांक, इसका मात्रक प्रति मीटर होता है, प्रति मीटर। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में आती है। बामर दृश्य में आती है, और पाश्यन अवरक्त में आती है। तो इस तरह से हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। और लास्ट यूनिट हमारे पास 0 केल्विन ताप पर निज अर्धचालक किस तरह व्यवहार करता है, तो ये बिल्कुल कुचालक की तरह व्यवहार करेगा, कुचालक इंसुलेटर 0 केल्विन ताप पर। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होल होते हैं, बहुसंख्यक होल, और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन में इसका उल्टा होता है। नेंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। अब इसमें बुलियन व्यंजक पूछा है, नेंड एन होता है तो A.B लिखते हैं, लेकिन ये नेंड है, नेंड में क्या लगा देते ऊपर बार लगा देते हैं, तो इसका बुलियन इक्वेशन हो गई, बुलियन व्यंजक हो गया, फार्मूला हो गया। एलईडी क्या है, एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड होता है, जो प्रकाश उत्सर्जक सेल, इसको लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी को लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, और हिंदी में बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जो प्रकाश डालने पर उत्सर्जित करता है इलेक्ट्रॉनों को, उसको प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। सार्वत्रिक गेट कौन कौन से, तो हमारे पास जो सार्वत्रिक गेट होते हैं, नैंड गेट है, NND नैंड, और नॉर गेट होते हैं, ये दो गेट सार्वत्रिक गेट है हमारे पास में। दिष्टकारी का कार्य कौन से अर्धचालक युक्ति करती है, दिष्टकारी मतलब रेक्टिफायर कौन सी डिवाइस होती है, जिसको हम बोलते हैं डायोड। डायोड के द्वारा AC को DC में चेंज किया जाता है, उसको डिष्टकारी कहते हैं, डायोड को। नैंड गेट, नैंड मतलब डॉट, A.B, और उसमें बार लगा दें। एंड मतलब डॉट, केवल सिंगल डॉट A.B। नॉर, आर का मतलब था प्लस करना, प्लस में बार लगाना, नॉर में जब भी नार आ जाए, एन आ जाए तो ऊपर बार लगाना ही है। और मतलब प्लस करना, और मतलब प्लस। नॉट मतलब बार लगाना, सिंगल नॉट। तो ये चीजें इसकी याद रखना। बुलियन इक्वेशन, इसका लॉजिक इक्वेशन में पढ़ रखे हैं, और ये इनकी बुलियन इक्वेशन है। एंड का मतलब होता है गुणा करना, A.B। आर का मतलब होता है प्लस करना, A+B। ये एंड होता है, एंड ये आर होता है, और बार का मतलब होता है नॉट गेट, एन होता है नॉट। ये तीन चीजें याद रखना। अब यदि नेंड पूछे तो इस पर बार लगा दो, नेंड होगा, बार हो जाएगा। नॉट पूछे तो इस पर बार लगा दो, बार हो जाएगा। तो इस तरह से पांचों गेट्स के हमारे पास लॉजिक टेबल्स यहाँ दे रखी है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।